हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 सोशल साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय का PT1 का पेपर है आपका। सभी केवीज में पेपर डिफरेंट आते हैं, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर मिलेगा पेपर कैसा आता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और कितनी आपकी प्रिपरेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द ईयर। नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुआ था? आपके ऑप्शन से 1856, 1865, 78, 91। तो ये स्टैब्लिश हुआ था ऑन 11th ऑफ मार्च 1981 को। कहाँ पर? कैलकाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पीरियड ऑफ डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था कुछ इस तरीके से कि पहले यहाँ पर हिंदू किंग्स थे, तो पहला पीरियड हिंदू पीरियड, उसके बाद बाबर एंड ऑल बहुत सारे मुस्लिम किंग्स आए, तो फिर मुस्लिम का पीरियड, बाद में ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिश पीरियड। हालांकि कभी ऐसा नहीं था कि प्रॉपर कोई हिंदू पीरियड इंडिया में रहा है या फिर आप रिलीजन के बेसिस पर डिवीजन कर सके, जो कि बहुत गलत था। अभी हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें क्या डिवीजन है? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न, ओके, उन्होंने इन तीन पर डिवाइड किया था। आपके ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, सिख। अच्छा, नॉट द पीरियड, हाँ ठीक है, कौन सा पीरियड नहीं था? तो सिख का कोई पीरियड नहीं था। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ब्रिटानिया वॉज द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर। ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश पावर का सिंबल ये होती थी। लॉर्ड इरविन वॉज द लास्ट वॉइसरॉय, नहीं, लास्ट वॉइसरॉय जो थे हमारे वॉइसरॉय वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा। टिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ के बाद पावरफुल रीजनल किंगडम इमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। औरंगजेब की डेथ के बाद एक्चुअली मुगल जो सल्तनत थी उसमें कोई स्ट्रॉन्ग रूलर आया ही नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल किंग्स जो हैं उन्होंने इमर्ज होना स्टार्ट कर दिया था वेरियस पार्ट्स में। तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ये भी इसमें ही आ गया आपका, द आफ्टर औरंगजेब देयर इज नो पावरफुल मुगल रूलर। दोनों ही करेक्ट है। द ब्रिटिश ओरिजिनली केम टू इंडिया एज स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में वो आए थे और फिर धीरे धीरे, जैसा कि हमने देखा, फॉर मोर देन 200 ईयर्स उन्होंने यहाँ पर रूल किया। इन स्पाइट ऑफ पावरफुल रीजनल किंगडम, बहुत सारे पावरफुल रीजनल किंगडम थे, दिल्ली कॉन्टिन्यू टू फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर इन 18th सेंचुरी। ये रॉन्ग है, तो यानी कि इनकरेक्ट पूछा था, बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका यहाँ। मुर्शीद कुली खान वॉज द नवाब ऑफ, ये बंगाल के नवाब थे। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। इन फेमस बैटल ऑफ प्लासी, द फेमस बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला इन। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी वो किस ईयर में हुई थी? 1857, 1764, 1657, 1757। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये 23 जून 1757 से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ वॉज नोन एज। साउथ इंडिया में जो ब्रिटिशर्स के अंदर टेरिटरीज थी वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, टैक्स लेने के लिए जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था उसे क्या कहा गया? रियोतवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी या फिर नन। तो उसको रियोतवारी सिस्टम कहा जाता था। ए ऑप्शन करेक्ट है। टिक द करेक्ट पेयर इन द फॉलोइंग। कुछ पेयरिंग दी हुई है, उनमें सही बताना है आपको कौन सा। लॉर्ड कॉर्नवालिस रियोतवारी सिस्टम, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक्चुअली, कॉर्नवालिस ने आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट कराया था। थॉमस मुनरो ने रियोतवारी सिस्टम, मतलब ये सही मैच नहीं है, महल मतलब विलेज नहीं होता। होल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी सिस्टम शुरू किया था, ये सही पेयर है आपका। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। द चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी। 1917 में गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो वो चंपारण गए थे और उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स के जो फोर्सफुली इंडिगो प्रोड्यूस कराते थे ब्रिटिशर्स इंडियन से, उसके अगेंस्ट उन्होंने ये मूवमेंट किया था चंपारण में। अ पीपल्स मूवमेंट इन डैश फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ किंग। किस कंट्री में ऐसा हुआ था? कहाँ पर? जहाँ पर लोगों ने मूवमेंट किया वहाँ पर पहले किंग्स रूल करते थे, राजा जो है वो राज किया करते थे, वो एंड हुआ, ये हुआ था नेपाल में। बी ऑप्शन सही है। व्हाट डज फेडरलिज्म रेफर्स टू? फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर एक ही जगह जो है सेंट्रलाइज नहीं रहेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। जैसे इंडिया में आप देखिए, एक लोकल गवर्नमेंट होती है पंचायत, एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है।
तो एक से ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट जब वर्क करती है उसको फेडरलिज्म कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आर लीडर हु नेवर मिस यूज देयर अथॉरिटी। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बिल्कुल सही है। किसी कंट्री में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। स्टेट और सोसाइटी के बीच में एक तरीके से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का। नेपाल के कई लोगों ने स्ट्रगल किया था डेमोक्रेसी के लिए 1990 में, ये भी आपने पढ़ा होगा। डेमोक्रेसी में हम लीडर्स चूज़ करते हैं जो कि अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ ना करे, इसके लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बट नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कई बार आपने पढ़ा भी है, ऐसा हुआ भी है इनफैक्ट डेमोक्रेसी कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जहाँ पर जो अथॉरिटी दी गई लीडर्स को उन्होंने उसका मिसयूज़ किया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है आपकी सी। द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म इन ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू डैश शुड एंड। सेक्युलरिज्म यही कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लोगों के साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। फॉर सिख वेयरिंग अ डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर रिलीजन। सिक्स के लिए पगड़ी पहनना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके रिलीजन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, इनमें से कौन सा एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। मिनरल रॉक्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सॉइल। सॉइल, रॉक्स और मिनरल्स हम नहीं बना सकते, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है साइकिल, बाइसिकल आपकी एंड मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन, ये सभी चीज़ें हम नहीं बनाई हैं, ह्यूमन बीइंग ने बनाई है मतलब। विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एनीथिंग कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। आपकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप जो भी यूज़ करते हैं वो रिसोर्स है। ऑल रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक और कमर्शियल वैल्यूज, सभी रिसोर्सेज की अपनी इकोनॉमिक कमर्शियल वैल्यूज होती है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस एंड रिसोर्स। किसी भी रिसोर्स का क्या यूज़ है, क्या यूटिलिटी है, उसकी वजह से वो रिसोर्स बनता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी are two important factors that can change substances into resource. I don't think इनमें से कोई भी wrong statement है, क्योंकि रिसोर्सेज वही होते हैं जो किसी की नीड को सेटिस्फाई कर सके, हर उसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होती है, और यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी से ही कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स बनता है, और टाइम एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आंसर 16, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इनमें से कौन सा एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर या फिर मिनरल्स। करेक्ट आंसर इज डी, मिनरल्स। लिमिटेड है ये हमारे पास। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, किस जगह पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। डेजर्ट, रिवर वैलीज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज, स्टीप स्लोप। तो रिवर वैलीज में काफ़ी ज़्यादा लोग मिलते हैं क्योंकि जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, ऊपर से इजीली वाटर अवेलेबल होता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द यूज ऑफ लैंड, इनमें से कौन सा एक फिजिकल फैक्टर नहीं है जो कि डिटरमाइन करता है कि लैंड किस चीज़ में यूज़ की जाएगी, यूज़ ऑफ लैंड को डिटरमाइन करता है। डी, टेक्नोलॉजी करेक्ट है। व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट, मेजर थ्रेट्स क्या है एनवायरमेंट के लिए। लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, बोथ या फिर नन। बोथ, ये चारों ही चीज़ें हैं, सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन से दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट, व्हाट आर रिसोर्सेज, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पर, जैसे लैंड, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड। दैट इज़ वाई इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ अनइक्वल है, डिफरेंट है। फाइंड आउट सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ विद इन द सेम रिलीजन, एक ही रिलीजन के लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। वाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंश्योर करता है डेमोक्रेसी में कि जो डोमिनेंट ग्रुप ऑफ पीपल है वही सिर्फ मतलब पावर को यूज़ ना कर सके अगेंस्ट द लेस पावरफुल ग्रुप। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करता है सिटीजन को फॉर देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए।
हाउ वॉज द महलवाड़ी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था उसमें रेवेन्यू फिक्स था, जो कि जितनी लैंड होल्डिंग है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, सो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड किया जाता था। महलवाड़ी सिस्टम में जो रेवेन्यू है वो महल जो होते थे, गांव में एक पोस्ट होती थी, उसको पे किया जाता था और रिवाइज किया जाता था पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम, फिक्स नहीं था। What were the areas of conflict between the Bengal नवाब and the East India Company? दोनों के बीच में डिस्प्यूट तब शुरू हुआ एक्चुअली जब नवाब ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो कंपनी को कोई कंसेशन नहीं देंगे और बहुत लार्ज ट्रिब्यूट्स भी मांगे उनसे कि अगर आपको हमारे यहाँ ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए राइट्स चाहिए। वो जो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे उसको भी रोक दिया था, कॉइन्स को मिंट भी नहीं कर सकते थे, वो राइट, वो अधिकार भी उनसे छीन लिया था। तो तब से ये स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे दोनों के बीच में वो आप डिटेल में लिख देंगे बिकॉज ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। इन वॉट वेज वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स? कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने जितनी भी टेरिटरी थी उसकी, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसको वो प्रेसिडेंसीज बोलती थी। एक्चुअली 3 मेन प्रेसिडेंसीज थी उस टाइम पर, बंगाल प्रेसिडेंसी, मेड्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ऐसा पहले कभी इंडियन रूलर्स ने नहीं किया, तो काफ़ी डिफरेंट तरीके थे। इवन जो प्रेसिडेंसीज थी उनको गवर्नर रूल करते थे, डिस्ट्रिक्ट जो है वो रूल किए जाते थे, कलेक्टर्स उनको कलेक्टर रूल करते थे, और जो सुप्रीम हेड था पूरी कंपनी का उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। ओके, तो और आप लिख देंगे 4 पॉइंट्स एटलीस्ट इसमें लिखेंगे। वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? ब्रिटिशर्स ने सारे ही जो डॉक्यूमेंट्स है रिकॉर्ड में रखे थे प्रिजर्व करके, उनको ऐसा लगा कि शायद बाद में उनके लिए सिंपलर होगा उनके ऊपर रिसर्च करना, या फिर बाद में अगर किसी चीज़ के लिए उनको अक्यूज़ किया जाता है तो एटलीस्ट उनके पास रिकॉर्ड है, सब कुछ राइटिंग में है। जो भी उन्होंने डिसीजन लिए उनका एक तरीके से ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन किया जो उन्हें लगा कि सही था, एंड सभी एविडेंसेस रखे हुए थे फॉर फ्यूचर यूज़। ओके, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है ये। दैट्स ऑल, इसी के साथ पेपर आपका फिनिश होता है। आई एम श्योर थोड़ा सा आइडिया ज़रूर हो गया होगा आपको एंड क्विक रिवीजन भी हो गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।